हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा ज्ञान भाई अमन पर। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने व्यावसायिक आचरण एवं उनकी नीतियों के बारे में पढ़ा था। तो दोस्तों, इस सीडीपी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है जीवन कौशल। ये टॉपिक यूपी टेट और सुपर टेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर दोस्तों आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम लोग यूपी टेट के नोटिफिकेशन से पहले अपने सिलेबस को पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ताकि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएंगे जो हमारे साथ, या आप जो अन्य मैराथन लेंगे उसमें आप क्वेश्चन के आंसर आसानी से कर सकें। क्योंकि केवल मैराथन लेने से कभी किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ, ना कभी कोई एग्जाम क्वालिफाई हुआ। जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक मैराथन किसी भी काम की नहीं होती हैं। तो आप हमारे साथ मिलके अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। पहला है, आज जो पॉइंट स्टार्ट हो रहा है वो है जीवन कौशल। तो आइए शुरू करते हैं जीवन कौशल के बारे में। आज के तनाव भरे युग में मनुष्य की खुद से लाखों उम्मीदें हैं। सही बात है। ऐसे कई बार सफलता तो कई बार असफलता हाथ में लगती है, जो एक व्यक्ति को तनाव से भर देती है। सफल होता है तो व्यक्ति खुश हो जाता है, और असफलता में व्यक्ति हमेशा तनाव में आ जाता है। आगे क्या कह रहा है? ऐसे में एक संतुलन, सुखद एवं समायोजित जीवन जीने की कला ही जीवन कौशल है। जीवन कौशल क्या है कि आप अपने जीवन को कितना सरल, कितना सुखद और कितना समायोजित कर रहे हैं, ताकि आप अपना जीवन जीने में कोई भी आपको कठिनाइयां ना आए। अगर कोई असफलता है तो आप उससे तनाव ना लें, आगे आके वो फिर सफल होगा। जैसे कि अभी आपके सामने पॉजिटिव न्यूज आई थी कि सुपर टेट आने वाला है, तो आप सभी लोग काफी खुश हो गए। अब शिक्षा मंत्री ने बयान दिया लोकसभा में कि हमारे पास शिक्षक छात्र अनुपात बराबर है। तो आप वो बात सुन के निराश हो गए, तनाव में आ गए। लेकिन आपको तनाव नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज अगर आप तनाव लेंगे तो आपका पढ़ाई से मन हट जाएगा। अभी आपके सामने है यूपी टेट, तो आप अपना पूरा फोकस यूपी टेट के लिए कीजिए। और जहां तक मुझे पता है, मैं भी यूपी से ही बिलोंग करता हूं, तो 110% वैकेंसी आएंगी इस बार, काफ़ी मात्रा में आएंगी, क्योंकि इलेक्शन भी आ रहा है और वैकेंसी देनी भी है। क्योंकि उन्होंने अब माना है कि उनके पास 46,000 प्लस पद खाली हैं जिसमें वैकेंसी वो दे सकते हैं। तो वैकेंसी आनी तय है, लेकिन अभी वो लोग डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। आगे देखते हैं क्या है, परिभाषाएं देखते हैं जीवन कौशल पर। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO कहते हैं इसे, ने क्या परिभाषा दी है? जीवन कौशल अनुकूलित एवं सकारात्मक व्यवहार की वे क्षमताएं हैं जिनकी सहायता से एक व्यक्ति अपने जीवन की चुनौतियों एवं मांगों का सामना करता है। WHO के अनुसार जीवन कौशल की परिभाषा ये है। उसके बाद यूनिसेफ ने भी एक परिभाषा दी है जीवन कौशल के ऊपर, वो है जीवन कौशल विकासात्मक व्यवहार व व्यवहार परिवर्तन की वह क्षमता है जिनके द्वारा एक व्यक्ति अपने जीवन के 3 क्षेत्र, मतलब ज्ञान, अभिवृत्ति तथा कौशल के बीच संतुलन बनाता है। यह यूनिसेफ द्वारा दी गई परिभाषा है। कभी कभी ये परिभाषा डायरेक्ट पूछ लेते हैं, इसीलिए इन दोनों की परिभाषा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है जीवन कौशल के प्रकार। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 10 प्रकार के जीवन कौशल बताए हैं। पहला है स्वजागरूकता, दूसरा है समानुभूति, तीसरा है आलोचनात्मक चिंतन, चौथा है सृजनात्मक चिंतन, पांचवा है निर्णय लेना, छठवां है समस्या समाधान, सातवां है प्रभावशाली संप्रेषण, आठवां है तनाव से छुटकारा, नौवां है अंतर्वैयक्तिक संबंध, और 10वां है संवेगों का प्रबंधन। अब इन 10 पॉइंटों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे,
क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। आपको हर शब्द के बारे में डिटेल जानना जरूरी है, क्योंकि समानुभूति क्या होती है आपको पता ही नहीं है कि ये पॉजिटिव टर्म है या निगेटिव टर्म है। तो इसीलिए इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, ताकि आपको आने वाले समय में जब आप क्वेश्चन लगाएं तो उसमें कठिनाइयां देखने को ना मिलें। तो हम लोग शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, स्वजागरूकता। तो पहला पॉइंट है स्वजागरूकता। इसमें क्या है? अपने कर्तव्यों, खुद को सौंपे गए कार्यों, अपने ऊपर आश्रित लोगों तथा अपनी जिम्मेदारियों के प्रति व्यक्ति को खुद से जिम्मेदार होना चाहिए। स्वजागरूकता मतलब अगर इसको अलग अलग शब्द को ही अगर अलग अलग करते हैं तो स्व माने होता है खुद से, जागरूकता माने होता है जागरूक होना। तो जब व्यक्ति खुद से जागरूक होगा, अपने आप के कर्तव्यों, अपने चीजों के प्रति खुद से जागरूक होगा, उसे ही कहते हैं स्वजागरूकता। अगला पॉइंट है समानुभूति। नंबर 2 है समानुभूति। इसमें क्या होता है? दूसरों के दुख दर्द समझने के लिए खुद को दूसरों की जगह रखकर उनकी परेशानियां समझना सहानुभूति है। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं अपने शिक्षा मंत्री के द्वारा। शिक्षा मंत्री अभी अपने आप को देख रहे हैं, वो सुख समृद्ध और उनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, तो वो आते हैं और बोल देते हैं शिक्षक छात्र अनुपात बराबर है। लेकिन अगर वो अपने को बच्चों की जगह रख के देखें कि पिछले 8 सालों से किसी के घर में बच्चा पढ़ रहा है, इतने महंगे महंगे कोर्सेज कर रहा है, उसके बाद उसे कोई भी शिक्षक भर्ती देखने को नहीं मिल रही है, तो वो कितना निराश है। वो तभी उसकी परेशानियां समझ सकते हैं मंत्री, जब वो अपने आप को उसकी जगह रख के देखेंगे। तो ये होती है समानुभूति। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, आलोचनात्मक चिंतन। पॉइंट नंबर 3 है आलोचनात्मक चिंतन। क्या है ये? विचार करते समय पक्षपाती ना होना। इस पॉइंट का इंपॉर्टेंट बिंदु है ये, विचार करते समय कभी भी पक्षपाती ना होना। अगला पॉइंट है विचार करते समय गुण दोष दोनों को देखना। कि आप किसी चीज पे विचार कर रहे हैं तो उस चीज का गुण और दोष दोनों ही देखो। अगला पॉइंट है चिंतन में किसी पूर्वाग्रह का शिकार ना होना। और पूर्वाग्रह शब्द को कोई समझता है, कोई नहीं समझता। तो इसका मतलब होता है, पूर्वाग्रह का मतलब कि आप पहले से ही किसी सोच से ग्रसित हैं, मतलब आपके माइंड में किसी को लेकर पहले से ही ये धारणा है कि यह व्यक्ति ऐसा ही है, तो वो होता है पूर्वाग्रह। जैसे मंत्री को देख के, शिक्षा मंत्री को देख के हम लोग यही सोचते हैं, यह भी आके बोलेंगे शिक्षक छात्र अनुपात बराबर है, तो उनके प्रति हम लोगों की पूर्वाग्रह मतलब पहले से बनाई हुई धारणा ये हो गई है कि यह पॉजिटिव बोल ही नहीं सकते कुछ। तो इसका मतलब होता है पूर्वाग्रह का मतलब पहले से ही उसके बारे में कोई विचार ग्रहण कर लेना, पूर्वाग्रह। अगला पॉइंट है सच्चाई को अनदेखा ना करना। आलोचनात्मक चिंतन में सच्चाई को कभी भी अनदेखा नहीं किया जाता। तो अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4 है सृजनात्मक चिंतन। सृजनात्मक चिंतन में क्या है? शिक्षा में नवाचार लाना, जीवन जीने का नया तरीका ढूंढना, किसी नवीन वस्तु या सिद्धांत की रचना करना, कोई नई शिक्षण सामग्री प्रयोग में लाना। ये इंपॉर्टेंट है। यहां से तो क्वेश्चन आपको सीटेट में भी देखने को मिलता है कि कोई नई सामग्री प्रयोग में लाना, अच्छा पॉइंट माना जाता है ये। अगला पॉइंट है पाठ्यक्रम में कुछ जरूरत के अनुसार नया बदलाव करना। यह भी इंपॉर्टेंट है। सृजनात्मक चिंतन का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम में कुछ जरूरत है उसके अनुसार कोई नया बदलाव करना, यह आता है सृजनात्मक चिंतन के अंतर्गत। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफी है। 4 पॉइंट तक फिर वीडियो लेंदी हो जाएगी। हम आपके लिए इस पर्पज से वीडियो बना रहे हैं कि आप 10 से 12 मिनट डेली अपने आप को दे सकें यूपी टेट सीटेट के लिए, ताकि आपका टाइम मैनेजमेंट भी ठीक बना रहे
और आपका सिलेबस भी आसानी से पूरा हो जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें, ताकि हम आपके लिए ऐसा कंटेंट लाते रहें जो यूपी टेट और सुपर टेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आगे के पॉइंटों पे डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।